हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम 5 नवंबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आज का थॉट है वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। आप खामोशी से मेहनत करते जाइए, आपकी सफलता ही शोर मचा देगी। ओके, तो पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आज हम अपनी करंट अफेयर की शुरुआत आज के दिन से करते हैं। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। विश्व आपदा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो कुछ भाग है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं और जो अभी चर्चा में रहा है वो आज पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यूनेस्को के बारे में पहले भी बताया है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी बताया है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व, पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है? मीन्स जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था तो उसी के उपलक्ष्य में आज के दिन 3 नवंबर को वो बना था, इसीलिए 3 नवंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। 3 नवंबर 2022 को पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनने के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मैप हमने क्या पढ़ा था? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसी के बनने के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, इसीलिए 3 नवंबर 2022 को इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर अब चूंकि यूनेस्को से रिलेटेड है, यूनेस्को मैप को घोषित करता है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बताना है। ये यूनेस्को वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया है, आप अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ओपन कर सकते हैं। ओके, फिर जो कुछ और डेज देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेज और इनकी थीम के क्वेश्चंस आते हैं। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देख लीजिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ये सब हम याद कर चुके हैं पहले। तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। फिर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। और विश्व जैव विविधता दिवस मीन्स वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? 22 मई को। ओके, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है 12वां इंडिया कैम 2022। 12वां इंडिया कैम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर इज नई दिल्ली। अब ये कैम क्या है? तो इस कैम का मतलब होता है केमिस्ट्री। ओके, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया जी। अब आप सोचेंगे कि मनसुख मंडाविया जी तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ इनके पास केमिकल मिनिस्ट्री भी है, तो ये केमिकल से रिलेटेड है। इंडिया कैम 2022 इसका आयोजन किया है नई दिल्ली में और किसने उद्घाटन किया है? तो मनसुख मांडविया जी ने किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है विश्व चैंपियनशिप में वर्ल्ड पजल चैंपियनशिप जो है वो पहली बार किसी भारतीय ने जीती है। मीन्स सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन यह भी काफ़ी सराहनीय है। देखिए, पज़ल आप लोगों ने डेफिनेटली न्यूज़पेपर में जो पज़ल वाला पेज आता है जिसमें कुछ पजल्स दी रहती हैं जिनको सॉल्व करना रहता है, वो ज़रूर सॉल्व की होगी। वो कभी कभी काफ़ी टफ भी होती है, लेकिन आप देखिए कि एक भारतीय व्यक्ति पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पहेली चैंपियनशिप में यदि सिल्वर मेडल भी लाता है तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है और निश्चित ही इस पहेली की चैंपियनशिप में हम नेक्स्ट ईयर गोल्ड लेकर आएंगे। तो ये सब सुनने के बाद ना व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो ये किसने जीता है? प्रसन्न शेषाद्री जी ने ये चैंपियनशिप जीती है और पहली बार जीती है। फिर कुछ और चैंपियनशिप हम याद करते हैं, जैसे पहली बार रणजी चैंपियनशिप जो क्रिकेट की चैंपियनशिप होती है वो मध्य प्रदेश ने जीती है। तो मध्य प्रदेश के तो जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। फिर संतोष ट्रॉफी, तो कभी कभी जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है उसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन इज आपको दे देगा कि ये फुटबॉल से रिलेटेड है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, बैडमिंटन है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है और जो डूरंड कप है वो भी फुटबॉल से रिलेटेड है। तो संतोष ट्रॉफी जीती है केरला ने और डूरंड कप जीता है बेंगलुरु ने, ये भी आपको याद रखना है। ओके, फिर इसके बाद जो और न्यूज़ है सॉरी,
अडानी न्यू इंडस्ट्रीज, अडानी न्यू इंडस्ट्री, अब देखिए अभी कुछ कुछ साल, मतलब कुछ साल नहीं, अब 1 या 2 सालों में देखिए आपने जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, तो ये सब बनाने का जो काम दिया जा रहा है वो कौन सी कंपनी को दिया जा रहा है? अडानी। तो जो अडानी कंपनी है ये बहुत ही फेमस भी है और अभी बहुत सारे काम कर रही है, तो हमें इसको याद करना पड़ेगा। जो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन का उद्घाटन किया है? मीन्स पवन टरबाइन बना रही है। तो आंसर क्या है? गुजरात। देखिए अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि गुजरात की न्यूज़ डेली आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गुजरात में इलेक्शंस होने हैं, हमने कल पढ़ा था। तो गुजरात में क्या है, ये 200 मीटर ऊंची बनेगी। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में, उसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर, जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्टैचू है। तो आप सोचिए कि इस स्टैचू से भी ऊंची होगी ये पवन टरबाइन। तो ये काफ़ी अच्छी है और इसके लाभ क्या क्या होंगे? तो लगभग ये 4000 घरों को बिजली की आपूर्ति करेगी। मीन्स 4000 घरों तक ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम करेगी। और इसकी क्षमता कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है? तो 5.2 मेगावाट की है। और ये एक्चुअली जो अडानी इंडस्ट्रीज़ कंपनी है उसी की एक एसोसिएटेड कंपनी है मुद्रा लिमिटेड। ये सहायक कंपनी है अडानी की। तो इसको बनाने का कार्य, पवन टरबाइन को बनाने का कार्य कौन कर रही है? तो मुद्रा लिमिटेड कर रही है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर देश का पहला, इसी से रिलेटेड कुछ देखते हैं कि देश का पहला हाइब्रिड संयंत्र। हाइब्रिड का मतलब होता है, हाइब्रिड मीन्स होता है जब दो चीज़ों को मिला के कोई तीसरी चीज़ नई बनती है तो वो हाइब्रिड कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये सोलर और प्लस विंड, सौर एनर्जी और पवन ऊर्जा दोनों को मिला के देश का पहला हाइब्रिड संयंत्र बना है जैसलमेर राजस्थान में। ओके, और जो 10 गीगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है वो भी राजस्थान में लगाया गया है। और जो सोलर एनर्जी में अभी पूरे देश में जो टॉप का स्टेट चल रहा है सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में, तो वो भी कौन सा स्टेट है? वो भी राजस्थान है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित गाँव कौन सा है, ये आपको बताना है। और यदि ऐसा पूछा जाता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला रसोई घर वाला गांव कौन सा है, तो उसका आंसर भी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, वरना मैं कल आपको बता दूंगी। ओके, फिर एक और नई पहल शुरू हुई है। 2 नवंबर को देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक, महिला मोहल्ला क्लिनिक ये शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये है दिल्ली। अब देखिए मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला स्कूल भी दिल्ली इसके पहले बना चुका है। तो ये महिला मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसमें क्या है, जो भी डॉक्टर्स होंगे, जो भी नर्सेस होंगे, जो भी स्टाफ होगा, वो सारा कौन होगा? वो सारी महिलाएं ही होंगी। और ये हफ्ते में केवल संडे के दिन बंद रहेगा और बाकी ये फ्री और निःशुल्क मतलब तरीके से संचालित होगा। तो ये दिल्ली है। दिल्ली के अभी सीएम कौन है? तो दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल जी, सभी जानते हैं इनको। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है, क्योंकि इसके पहले तो अनिल बैजल जी थे, लेकिन अभी चेंज हुए हैं। तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल आपको याद रखना है, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अब कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं देखते हैं, जैसे कि जो हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब से हुई? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से शुभारंभ हुआ? तो रांची, झारखंड। और ये क्वेश्चन जो राजस्थान पीएससी है वो पूछ चुका है कि आयुष्मान भारत योजना का संचालन कौन करता है? तो नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है, मीन्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो होता है वो आयुष्मान भारत योजना को संचालित करता है। तो इतना आपको याद हो गया होगा। अब और नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं हम। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं जो उन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो देखिए, श्याम शरण नेगी, इनका क्या नाम है? श्याम शरण नेगी। ये मात्र 106 साल के हैं। आप सोच कर देखिएगा कि इनकी उम्र 106 साल है। और जब 1951 में इंडिया में पहली बार इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने सबसे पहले मतदान दिया था, इसलिए ये भारत के पहले मतदाता कहलाते हैं। और अभी ये कहाँ पर हैं? ये कहाँ पर रहते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने लगभग 34 से 35 बार मतदान किया हुआ है। तो हमें इनका नाम बस याद रखना है, इनका नाम है श्याम शरण नेगी, इनका नाम मत भूलिएगा। फिर देखिए, भारत के निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अभी उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव कुमार। उनका क्या नाम है? उनका नाम है राजीव कुमार। फिर अगर व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है और उसका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो वो वोट डालने का अधिकारी है। तो ये जो व्यक्ति, मतलब 18 वर्ष आयु निश्चित की गई है, क्या ये जो वयस्क मताधिकार है इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है 326। ये याद रखना है आपको कि मतदान करने का अधिकार, जो वयस्क मताधिकार है, उसका आर्टिकल क्या है? 326। और देखिए, जो 61वां संविधान संशोधन है, क्या हुआ था कि पहले वर्ष जो थी मतदान करने की वो 21 वर्ष थी, लेकिन उसको घटा के जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो 21 वर्ष से घटा के कब कर दी गई? उसकी आयु 18 वर्ष कर दी गई। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपको बताना है। ओके। और वोट डालने का अधिकार महिलाओं को सबसे पहले किस देश ने दिया? ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं जो पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश ने दिया, ये भी आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके। अब देखिए, फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। तो जब भी कोई न्यू अपॉइंटमेंट होती है और कोई इंपॉर्टेंट कमीशन है तो हमें याद करना पड़ता है। तो फिक्की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की? आपसे ये भी पूछ सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आई रिपीटेड, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको याद करना है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पांडे जी बने हैं। आप बस इतना याद कर लीजिए, शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा जी इनका नाम है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़, और खेल से रिलेटेड न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उनको बहुत अच्छे से याद करना है। इसको आप IMP लगा लीजिए। 4 नवंबर 2022 को किस देश की टीम ने एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अभी हमने देखा कि पहेली चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा मेडल जीता था? तो जीता था सिल्वर। और किसने जीता था? हम सब ये न्यूज़ सुन के प्रसन्न हो गए थे, तो प्रसन्न ने जीता था। अब हम बात कर रहे हैं स्क्वैश चैंपियनशिप की। तो स्क्वैश चैंपियनशिप ने तो भारत गोल्ड लेकर आया है और ये पहली बार जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो हराकर जीता है कुवैत को। ओके। और ये जो चैंपियनशिप थी ये मेल की चैंपियनशिप थी, मीन्स पुरुषों की चैंपियनशिप थी। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि महिला स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन जीता था, तो महिला में महिला, देखिए महिला आ रहा है, यहाँ मलेशिया आ रहा है, तो महिला जीता है मलेशिया। और हारा कौन सा देश है? तो हमारा प्यारा भारत इसमें हार गया है, इंडिया हारा है और मलेशिया जीता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो चैंपियनशिप हुई थी एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। और इसके जो हेड थे, मतलब ये किसके उसमें हो रहा था? तो वो थे सौरभ घोषाल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सौरभ घोषाल कौन सा खेल खेलते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो स्क्वैश खेलते हैं। आई होप आपको इतने पॉइंट्स याद हो गए होंगे। सबसे पहले गोल्ड जीता भारत ने, कौन सी चैंपियनशिप है? एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप है। और इसमें क्या है, पहली बार जीता है, किसको हरा के जीता है? कुवैत को हराया है। और आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ओके। और क्या न्यूज़ है आज, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अभी कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं। इज़राइल में इलेक्शन हुए हैं, आपने कल सुना होगा, ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो इज़राइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब इज़राइल के प्रधानमंत्री तो बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर आप अभी देख रहे होंगे, अगर आप इंटरनेशनल
अफेयर्स पढ़ते हों और अगर आपको थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने देखा होगा कि इज़राइल और भारत के जो अभी वर्तमान में जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जब इज़राइल मीन्स जब पहले तो इज़राइल था नहीं, ये इसकी स्टोरी समझिए क्योंकि ये आपको एक समझ विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो 1948 में पहले इज़राइल नाम का कोई भी देश नहीं था, देश का नाम था फ़िलिस्तीन। तो ये क्या था, ये एक इस्लामिक देश था। तो जब इज़राइल बना, जब फ़िलिस्तीन से अलग होकर जब इज़राइल बना तो भारत ने इज़राइल के साथ संबंध स्थापित नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि ये क्या है, एक इस्लामिक देश है और हम जो तेल लेते हैं, हमारे भारत में जो तेल आता है तो वो इस्लामिक कंट्री से आता है। तो अगर हम इज़राइल को समर्थन करते तो हमारे देश में दिक्कत हो सकती थी। बट 1991 में जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म आए थे तो क्या हुआ था कि भारत और इज़राइल के संबंधों में थोड़ी मधुरता आई। तो क्या हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी जब 1992 में नरसिम्हा राव जी थे तो 1992 में भारत और इज़राइल के बीच में संबंध अच्छे हुए। तो 1992 से लेकर वर्तमान में 2022 तक भारत और इज़राइल के संबंध में 30 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। यह प्रश्न पूछा गया है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। 30 वर्ष कंप्लीट हुए हैं जिसके कारण ये सेलिब्रेशन भी किया गया था भारत और इज़राइल के मध्य। अभी मोदी जी ने बधाई भी दी। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मोदी जी के। तो इस तरीके से हमें देखना, हमें केवल इनका नाम याद रखना है, बेंजामिन नेतन्याहू इनका नाम है। और इज़राइल की सीमा कौन से सागर से लगती है, तो भूमध्य सागर से लगती है। यह प्रश्न भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर पहली बार पक्षियों की गणना की गई है। पक्षियों की गणना कहाँ पर की गई है, तो नागालैंड में की गई है। नागालैंड को क्या कहा जाता है, नागालैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों की भूमि। आप देखिए, पक्षियों की अगर गणना करेंगे तो पक्षी वैसे उड़ेंगे तो आसमान में, लेकिन कहीं ना कहीं लैंड पर भी तो पक्षी आएंगे। तो लैंड पर हम उनकी कैलकुलेशन कर लेंगे जब भी वो धरती पर बैठेंगे। तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि पक्षियों की गणना कहाँ पर की जाएगी, तो नागालैंड में की जाएगी। ओके। फिर यहाँ पर 2 फेस्टिवल प्रमुख हैं जो पूछे जाते हैं। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल, आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर है, वो भी नागालैंड में है। और जो अमूर फाल्कन, ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है कि अमूर फाल्कन जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं। देखिए, नागालैंड के ऊपर साइड पे यहाँ पर ये चीन से सीमा लगता है। तो चीन से लेके पूरा ये पक्षी और अन्य विदेशों तक जाते हैं और फिर नागालैंड में आते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अमूर फाल्कन कहलाते हैं। माउंट सारामती चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी नागालैंड में स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए, क्या है कि ये करंट अफेयर तो जो हम पढ़ रहे हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो इसके साथ साथ हम स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करते हैं वो बहुत आईएमपी होते हैं। तो आई होप आपको पसंद आ गया होगा लेक्चर, और आप इसको पढ़िए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात और आप लोगों से शेयर करनी थी। आज मैं भारत की शिक्षा नीति, जो भारत की नवीन शिक्षा नीति है 2022 वाली, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि वो आपके प्री में, मेंस में, ऐसे राइटिंग में और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति और जो शिक्षा नीति पहले की हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप जो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो कब अपलोड होने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।